क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अधिकार अंतरण चैप्टर हम कर रहे थे और पार्ट नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट करना था। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अधिकार अंतरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, कितने प्रकार से अधिकार जो है सौंपे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया सामान्य अंतरण या फिर जनरल डेलीगेशन। तो यहाँ पर दिया गया कार्य करने का जब संपूर्ण अधिकार सौंप दिया जाता है तो इसे सामान्य अंतरण कहा जाता है। दूसरा है विशेष अंतरण या स्पेसिफिक डेलीगेशन। जब विशेष कार्य को करने का अधिकार दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है तो उसे विशेष अंतरण कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है मौखिक अंतरण या फिर वर्बल हमारा डेलीगेशन। मौखिक आदेश देकर जब अधिकार सौंपे जाते हैं, मौखिक आदेश मतलब बोल करके जब अधिकार सौंपे जाते हैं तो इसे वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल डेलीगेशन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है लिखित अंतरण या फिर रिटर्न डेलीगेशन। जब लिखित अधिकार सामने रिटर्न में अधिकार जब दिए जाते हैं तो इसे रिटर्न डेलीगेशन कहा जाता है। औपचारिक या फिर फॉर्मल अंतरण जिसे हम कहेंगे डेलीगेशन, तो किसी सीमा के अंदर, एक सीमा है वो सीमा के अंदर ही हमने अधिकार सौंपे, उससे अधिक नहीं सौंपे तो वो औपचारिक या फिर फॉर्मल डेलीगेशन हो गया। अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल डेलीगेशन का मतलब जब कर्मचारी अपनी आज्ञा की प्रतीक्षा ना करे कि अब ये मुझे ऑर्डर मिलेगा और मैं तब कार्य करूँगा, ऐसा ना हो, बल्कि वो अपनी मर्जी से, जो उसे मालूम है मुझे ये काम करना है और अपने आप ही स्वतः प्रेरित होकर अपनी प्रेरणा से वो कार्य करता है, तो उसे अनौपचारिक कहा जाता है। सेवन पॉइंट हमारा है कोमल अंतरण या फिर सॉफ्ट डेलीगेशन, जिसमें कर्मचारी के सहयोग और परामर्श से कार्य किए जाते हैं। बाकी कर्मचारियों के साथ हम मिलते हैं, उनके साथ मदद करते हैं, एक दूसरे की उनसे सलाह लेते हैं और फिर कार्य करते हैं, तो उसे सॉफ्ट डेलीगेशन कहा जाता है। कठिन अंतरण या फिर हार्ड डेलीगेशन का मतलब होता है जब कर्मचारी को बिना सहयोग व परामर्श के कार्य अपने आप ही करना होता है, किसी से वो सलाह नहीं ले सकता, किसी से हेल्प नहीं ले सकता। उसके बाद में 9 पॉइंट हमारा है सुस्त अधिकार अंतरण या फिर लेजी डेलीगेशन। तो यहाँ पर जब संस्था की समस्या, जब कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और अधिकारी उस प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ पाता, तो वो कर्मचारियों को अस्पष्ट रूप से अधिकार दे देता है, इनडायरेक्टली अधिकार देता है। सीधे नहीं कहता कि आप इस काम को करो, बल्कि इनडायरेक्टली वो ऐसा प्रिटेंड करता है, शो करता है कि आपको मैंने कार्य दे दिया, उसे सुस्तंत्रण कहा जाता है। 10 पॉइंट हमारा एक तरफ अधिकार अंतरण या लेटरल डेलीगेशन। कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की सहयोग से कार्य को पूरा करता है, तो इसे हम एक लेवल पर जो अधिकारी होते हैं मिलकर कार्य करते हैं, तो उसे हम लोग लेटरल डेलीगेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो हमारा है केंद्रीकरण या फिर सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन के लिए डायग्राम यहाँ पर बनाया गया। इस डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति सेंटर में है ए और उसके आसपास बी सी डी एफ जी एच करके बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस कंपनी में इतने सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, परंतु सारे के सारे अधिकार जो है वो किसके पास केंद्रित हैं, ए के पास केंद्रित। एरो मार्क आप अंदर की तरफ बनाएंगे तो इसका मतलब सारे अधिकार ए व्यक्ति के पास केंद्रित हैं, तो इसे हम केंद्रीकरण कहेंगे या फिर सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। जब सेंटर में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के पास ही सारे अधिकार होते हैं, वही सारे फैसले लेता है और सभी कर्मचारियों को बताता है। अब आते हैं जल्दी से इसकी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन केंद्रीकरण की होती है दिए गए एलन के अनुसार किसी संगठन में मतलब कंपनी में केंद्रीय बिंदु पर मतलब किसी व्यक्ति के पास व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से, व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, स्थायी ढंग से मतलब परमानेंटली अधिकार सुरक्षित रखे हैं उस व्यक्ति ने। तो उसने बोला सभी अधिकार मेरे पास है, मैं ही सभी फैसले करूंगा, तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं। एलन के अनुसार सेंट्रलाइजेशन इज सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से, कंसिस्टेंट मतलब परमानेंटली, रिजर्वेशन ऑफ द अथॉरिटी अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखा है उसने, एंड द सेंट्रल पॉइंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल पॉइंट मतलब मुख्य अधिकारी के पास। आते हैं उसके बाद में रीजंस फॉर द सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण के कारण। केंद्रीकरण के कारण में पहला पॉइंट हमारे को देखेंगे कार्य में एक रूपता प्रदान करना, प्राप्त करना, ठीक है। क्रिएशन ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ जॉब। केंद्रीकरण में एक व्यक्ति ने आदेश दिया पूरी कंपनी को, इसका मतलब एक ही जैसे आदेश होंगे सारी कंपनियों में दिए जा रहे हैं, तो फिर पूरी कंपनी में एक जैसा कार्य होगा। सेकंड पॉइंट एकीकरण प्रदान करना, क्रिएटिंग इंटीग्रेशन। एकीकरण मतलब एक अधिकारी ने बोला सभी कर्मचारियों को कि ये सारे काम करो, सब कर्मचारी मिल करके अधिकारी के काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम एकीकरण या इंटीग्रेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत नेतृत्व को सुविधाजनक बनाना, मेकिंग पर्सनल लीडरशिप कंफर्टेबल। यहाँ पर है व्यक्तिगत नेतृत्व को सुविधाजनक बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो नेता के रूप में कार्य कर रहा है, यहाँ पर मैनेजर, तो उसका काम तभी आसान होगा जब सभी वर्कर्स के काम को मिलकर के कार्य करेगा वो मतलब आसानी से वो लीडरशिप का काम कर सकता है क्योंकि सारे अधिकार उसके पास हैं। फोर्थ पॉइंट है आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, टू मीट इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी कोई आ गई उस टाइम पर तुरंत निर्णय लेना होता है, यदि एक व्यक्ति के पास सारे अधिकार हैं तो तुरंत निर्णय ले पाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीकरण के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्या लाभ हो सकते हैं तो देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व नेतृत्व
बातों को सुविधाजनक बनाता है, मेक्स पर्सनल लीडरशिप कंफर्टेबल। अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एक मैनेजर एक नेता के रूप में बहुत अच्छा नेता भी साबित हो सकता है और मैनेजर भी जो है साबित हो सकता है जब हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं, क्योंकि सभी अधिकार उसके पास है। सेकंड पॉइंट है क्रियाओं में एक रूपता रहती है, मेंटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन एक्टिविटी। पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। एक अधिकारी ने सभी को आदेश दिया तो एक ही जैसी क्रियाएं पूरी कंपनी में चलेंगी। थर्ड पॉइंट डिस्कस अभी हमने किया, संकटकालीन परिस्थिति में तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं, डिसीजन में भी टेकन क्विकली इन द इमरजेंसी सिचुएशंस, क्योंकि अकेले व्यक्ति के पास सारे अधिकार हैं, वही फैसले लेगा, तुरंत लेगा। फोर्थ पॉइंट है संस्था की सफलता है तो क्रियाओं में एकीकरण साबित होता है। हमारी कंपनी तभी सक्सेस होती है जब एक जैसी क्रियाएं सारे के सारे मिल करके करें। फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ आर इंटीग्रेटेड बाय द सेंट्रलाइजेशन। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केंद्रीकरण के लाभ। ठीक है, तो केंद्रीकरण के लाभ में अब पहला कंटिन्यू करेंगे हम। 4 पॉइंट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए। अब अगला पॉइंट हमारा है नीति और क्रियाओं में एकरूपता स्थापित करने में स्थापित, यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज़ में इजीली भी एस्टेब्लिश। ठीक है, सारी एकरूपता क्रियाओं में हो जाती है क्योंकि एक व्यक्ति ने कार्य दिया, एक जैसा कार्य किया। पॉइंट हमने डिस्कस किया पहले। 6 पॉइंट है योजनाओं की गोपनीयता बनाए रखना संभव, सीक्रेसी ऑफ द प्लान्स में मेंटेन, क्योंकि हमारी क्या योजना है वो केवल एक ही व्यक्ति को पता होती है, इसी गोपनीयता बनी रहती है, कॉम्पिटिटर उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते। 7 पॉइंट है इससे प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है, इट मेक्स कंट्रोल पॉसिबल, कंट्रोल यहाँ पर बन जाता है, प्रभावशाली तरीके से कंट्रोल यहाँ पर बनता है क्योंकि उस व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते हैं। अब दोष हम डिस्कस करते हैं, केंद्रीकरण के दोष क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर हमारे को दिया गया पहला पॉइंट तो है पहला, सभी निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाने के कारण इस पर कार्यभार बढ़ जाता है, सारे डिसीजन वही लेगा तो वर्कलोड बढ़ जाता है हमारे मैनेजर के ऊपर। वर्कलोड एट द टॉप मैनेजमेंट इंक्रीजेज बिकॉज ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय देम। सेकंड पॉइंट है अधीनस्थों में निराशा की भावना आती है, सबऑर्डिनेट गेट्स डिसहार्टेड, क्यों? बिकॉज दे गेट द वर्क, दे हैव टू वर्क लाइक द मशीन, उन्हें लगातार मशीन की भांति करना है, उन्हें लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कार्य करना होता है, अपना दिमाग उन्हें लगाने का मौका नहीं मिलता, अपनी इच्छा अनुसार वो कर ही नहीं सकते। थर्ड पॉइंट हमारे को दिया गया, अधीनस्थ के मनोबल में कमी आने से उत्पादकता घटती है, मनोबल उनका कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। यहाँ पर कर्मचारियों का मनोबल घट जाता है, उन्हें कुछ सोचने नहीं दिया जाता, बस मशीन की भांति कार्य करना है, तो उनका उत्साह जो हम बोलेंगे वो कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा अधीनस्थों में प्रबंधकीय ज्ञान का विकास नहीं हो पाता, सबॉर्डिनेट्स मैनेजरियल एबिलिटी डज नॉट गेट डेवलप्ड है, यहाँ पर उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो मैनेजर की तरह सोच सकें, प्लान कर सकें, तो उनकी वो प्रतिभा जो है विकसित नहीं हो पाती। फिफ्थ पॉइंट है सभी निर्णय उच्च प्रबंध स्तर पर लिए जाने के कारण उतावले निर्णय लिए जाते हैं, बिकॉज ऑल द डिसीजन आर टेकन एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट, सो जनरली हेस्टी डिसीजंस टेकन विच में बी इनकरेक्ट। यहाँ पर ये बोला कि प्रबंधक जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम उनके पास होता है, निर्णय लेना है, कोई फैसला लेना है, बहुत जल्दीबाजी में हम लेंगे तो क्या होता है, कई बार हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं। 6 पॉइंट हमारा है अव्यवहारिक निर्णय की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल डिसीजंस। यहाँ पर क्योंकि समय कम होता है इसलिए हम डिसीजन कई बार ऐसे लेते हैं जो प्रैक्टिकल होते ही नहीं, लागू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं जो हमारा है संप्रेषण में विलंब, डिले इन कम्युनिकेशन में देरी हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति को काम करना है, कई बार होता है कि उसने संदेश टाइम से नहीं भेज पाए, वर्कर ने कुछ पूछा उसके पास टाइम नहीं है, वो ठहर के जवाब देगा, मतलब देरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीकरण के कौन से घटक बातें करते हैं, व्हाट फैक्टर्स कंपेल कंसेंट्रेलाइजेशन, कौन सी चीज़ें मजबूर करती हैं कि हमारे को उस कंपनी में केंद्रीकरण लाना चाहिए। पहला है क्विक डिसीजंस या फिर शीघ्र निर्णय, कुछ व्यक्तियों द्वारा ही निर्णय लेने के कारण हम बहुत जल्दी निर्णय ले पाते हैं, शीघ्र निर्णय ले पाते हैं, और वही व्यक्ति बहुत सोच समझ के काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं तो अच्छे निर्णय होते हैं। तो ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर कि हमें जल्दी निर्णय लेने हैं और अच्छे निर्णय लेने हैं, वो कुछ ही व्यक्तियों द्वारा निर्णय लेने चाहिए, वहाँ पर ये सही रहता है। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत नेतृत्व की सुविधा, फैसिलिटेट फॉर द इंडिविजुअल लीडरशिप, एक व्यक्ति नेता की भांति कार्य करना चाहता है, मैनेजर की मैं सभी व्यक्ति मेरे फॉलोअर बने और उसी प्रकार से हम काम को चलाएं तो ये सूट करेगा। थर्ड पॉइंट एकीकरण करेगी फॉर इंटीग्रेशन, व्यक्तिगत प्रयासों में समन्वय स्थापित करने से सफलता की प्राप्त होती है, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे सबॉर्डिनेट सारे मिलकर के कार्य करें और उससे सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों के कार्य सफल हो जाते हैं क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है, हम वैसे कार्य को करते चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है क्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए यूनिफॉर्मिटी इन एक्शंस, क्रियाओं में एकरूपता मतलब एक ही जैसी क्रियाएं पूरी कंपनी में होती है। अब सूटेबिलिटी की बात करते हैं इसकी। पहला पॉइंट है जहाँ पर संगठन का आकार छोटा होता है, बहुत कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, वहाँ पर एक मैनेजर सभी वर्कर के बारे में डिसीजन ले सकता है, वेर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल,
नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, जहाँ पर कार्य पुनरावृत्ति प्रकृति का हो, वेयर द वर्क इज़ ऑफ रिपीटेटिव नेचर। जब एक ही काम रोज़ रोज़ करना है तो वर्कर को बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उच्च अधिकारी ने बोला और कुछ उन्होंने काम शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट है जहाँ कार्य प्रमापित हो, वर्क इज स्टैंडर्डाइज, रोज़ रोज़ उन्हें बताना नहीं पड़ता कि कौन सा काम कैसे करना है, तो वहाँ पर भी ये सूट करता है। फोर्थ पॉइंट है जहाँ प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था, वेयर द कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ इफेक्टिव, तुरंत जो है वो फैसला हो सकता है, निर्णय लिया जा सकता है, वहाँ पर ये सिस्टम हमारा ठीक होता है। ठीक है।